हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का जो बोर्ड का एग्ज़ाम 4 तारीख को होगा उसमें आने वाले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, चैप्टर्स और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी एक वीडियो बनाई जा चुकी है जिसमें केमिस्ट्री के बारे में आपको बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम बायो के बारे में बात करेंगे। अगर आपने केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर अब देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस बायो का जो चैप्टर है ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं आपको इसमें क्या क्या करना है अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखो, न्यूट्रिशन से ही हम शुरू करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन के टाइप्स दो होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। तो उनकी बेसिक डेफिनेशन आपको जरूर याद होनी चाहिए। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बना पाते हैं। एक तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये डेफिनेशन और रिएक्शन आप जरूर करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं और बताऊं, बड़ी विशेष बात है ये। आजकल ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, पहले नहीं आता था लेकिन अब कई पेपर में मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। ये आपसे पूछा जाता है कि ये डायग्राम आपको दे देंगे और पूछा जाता है कि बताओ ये वाला पार्ट क्या है। तो इसलिए इस डायग्राम को आप अच्छे से ज़रूर देख लें। ये ग्रीन ग्रीन कलर का मार्क करके दे देंगे, बताओ भाई ये वाला पार्ट क्या है। याद रखेंगे क्लोरोप्लास्ट है ये, ठीक है ना। तो अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, तो याद रखेंगे। इसको हम क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका एक बन सकता है। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं, ये एक्टिविटीज़ है जिसमें आपको ये पूछा गया था, ये बताया गया था कि भाई चार जो कंपोनेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, CO2, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, चारों कैसे कैसे जरूरी है वो हमें इस एक्टिविटी से पता चलता है। तो एक बार इनको पढ़ लेंगे जरूर। ये स्टोमेटा दिया हुआ है, स्टोमेटा से रिलेटेड डायग्राम आपका पूछा जा सकता है। डायग्राम तो आप जरूर कर लेंगे और इसके फंक्शन आपको याद होने चाहिए। जैसा कि आप जानते हो, दो फंक्शन स्टोमेटा के होते हैं। एक तो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक O2 एंड CO2, और दूसरा होता है हमारा क्या, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। मतलब एक्सेस वाटर जो होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है ये, ठीक है। एक ये एक्टिविटी है, इससे रिलेटेड एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो एक जो ये रखा हुआ है इसमें हमने KOH रखा हुआ होता है, और KOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ CO2 नहीं मिलेगी, इसलिए फूड भी नहीं बनेगा, मर जाएगा पौधा ये वाला, लेकिन ये वाला जिंदा रहेगा, ठीक है ना। तो याद रखेंगे। इसके बाद आ जाता है स्टूडेंट्स हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन याद रखनी है और इसके टाइप्स याद रखने हैं। पता होगा आपको कितने तरह का होता है, ये 3 तरह का होता है ना। एक होता है हमारा कौन सा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एक होता है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन, और एक होता है हमारा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो इन तीनों की भी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। अमीबा हमें पता है होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। वैसा तो ये छोटा क्वेश्चन है, पर आप एक बार कर लेंगे, आने को ये वाला भी आ सकता है विद डायग्राम, तो इसलिए आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। चैप्टर का स्टूडेंट सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स है, और उम्मीद है आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से किया होगा। यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि इसका डायग्राम देखो। यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन आएंगे डायग्राम से रिलेटेड। या तो आपको डायग्राम बनाने के लिए कह दिया जाएगा, लेकिन उसका चांसेस कम है कि आपको पूरा डायग्राम बनाने के लिए कहा जाए। ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के हैं कि डायग्राम आपको बना हुआ दिया जाएगा और उसमें यहाँ पर कुछ ऐसे मार्क कर देंगे कि भाई ये A है, ये B है, इनके ऊपर लिख दिया जाएगा और पूछेंगे बताओ ये ABC क्या है, पहचानना होगा आपको। तो आप वो तभी कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, जब आपने डायग्राम अच्छे से देखा हुआ होगा। तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। दूसरा, देखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा एक्सप्लेन करके समझाओ या बताओ, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, पर हाँ बीच बीच में से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि भाई लीवर के क्या फंक्शन है, पेंक्रियास का क्या रोल होता है, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं। या पेप्सिन एंजाइम क्या है, क्या काम करता है, पेप्सिन एंजाइम को काम करने के लिए कैसे मीडियम की आवश्यकता होती है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन। अच्छा, एक यहाँ पर क्वेश्चन आता है विलाई का। इसे विलाई कहते हैं कुछ बच्चे, या विली भी कहते हैं, कि विलाई क्या होता है, क्या इसका काम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों होता है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे, तो आप इसको अच्छे से जरूर कर लें, टाइम लगा कर करें इस टॉपिक को, ठीक है ना। मतलब अब ये समझे कि ये टॉपिक जो आप कर रहे हो पूरा तरीके से टाइम लगाएं और अच्छे से आपको आना चाहिए। डेंटल कैरीज है दूसरा टॉपिक, यानी कि टूथ डिके। ये सेकंड चैप्टर में भी हमने देखा था, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर अब देखो, इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट, एक ये बनता है फर्स्ट, एक बनेगा फिफ्थ। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा।
और थर्ड, ये 3 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन में देखो, ये एक जो एक्टिविटी या जो डायग्राम आपको दिया हुआ है ये पूछा जा सकता है। आपको इसमें पूछा जा सकता है कि बताओ इसमें क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे कि भाई लाइम वाटर में हम एक बार तो क्या कर रहे हैं, फूंक मार रहे हैं, और एक बार क्या कर रहे हैं, पिचकारी से हवा भर रहे हैं। तो पूछ रहा है कि दोनों में क्या होगा। तो हम देखेंगे जिसमें हम फूंक मार रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसमें वो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, CO2, और उसकी वजह से वो मिल्की हो जाएगा। आगे हम चलते हैं यहाँ पर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन जब करते हैं ग्लूकोज का, तो ये पूरा फ्लो चार्ट इसका आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छे से याद होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांस पूरे पूरे हैं। यहाँ पर घुमा फिरा के क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारी मसल सेल्स में जब होता है तो क्या बनता है, ठीक है ना। या माइटोकॉन्ड्रिया में अगर होता है ह्यूमन में तो क्या बनता है, कहाँ होता है। तो इससे रिलेटेड घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितनी ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ATP क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए टॉपिक अच्छे से पढ़ ले ज़रूर। इसके बाद यहाँ पर ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये 2 बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। देखो ध्यान रखेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया है तो इसका मतलब तो क्या है कि हमें उसके पार्ट्स के बारे में बात करनी है कि लंग्स होते हैं, रिब्स होती है, एल्वियोली होती है, ट्रैकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, नेसल पैसेज, ये सब कुछ होता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। और अगर आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में प्रोसेस को आपको समझाना है कि भाई जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है कैसे कैसे होता है। हम जो सांस लेते हैं वो नॉस्ट्रिल से होते हुए, नेसल पैसेज से होते हुए कहाँ जाती है, हमारे एल्वियोली में जाती है। वहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है, ब्लड में मिल जाती है ऑक्सीजन, है ना, फिर पूरे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट होती है। तो ये सारी चीज़ आपको जब इसमें यहाँ पर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक वो आता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का क्या रोल होता है, हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आएगा हमारा यहाँ पर, इसमें अगर हम बात करें, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये आता है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन कि व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन। कहता है जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो ज़मीन पर रहते हैं हम सब, हमें एक क्या एडवांटेज मिली हुई है उन एनिमल से जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं। भाई ये फ़ायदा मिला हुआ है कि हम लंग्स है हमारे पास, हम ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकते हैं, और ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की वजह से हमारा एफिशिएंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जबकि जो फिशेस वगैरह हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेती हैं, वो कम लेती हैं, इसलिए उनकी एफिशिएंसी भी क्या होती है, काफ़ी कम होती है। इसके अलावा लंग्स कैसे डिज़ाइंड होते हैं ह्यूमन बींग्स में ताकि सरफे टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो आप पढ़ेंगे तो आंसर आपको पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने केमिस्ट्री की वीडियो पहले अभी आपको बताया, पहले बनाई जा चुकी है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है सारे आपको उसमें दिए जाएंगे। ये बायो के चैप्टर्स आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा, क्योंकि बायो के चैप्टर्स टोटल 4 हैं, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी बने, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपके नंबर बहुत बढ़िया आ जाएंगे। अगर आपने पूरे साल भर में भी कुछ अगर नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ इतना इतना ज़रूर आप पढ़ लें तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। और जिन बच्चों ने सब पढ़ रखा है, बढ़िया तरीके से तैयारी कर रखी है, फिर भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें लास्ट तक, और जो मैंने इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई है उनको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रिवाइज कर लें। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, 4 तारीख को आपका पेपर होगा, तो इस चैनल पर आपके लिए बहुत सारे MCQs, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मैं करवाता जाऊंगा, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आ जाता है ह्यूमन हर्ट्स। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक। ह्यूमन हर्ट का देखो, एक तो डायग्राम आपके लिए बनाने के लिए पूछा जा सकता है, या डायग्राम दे देंगे, ABCD करके पार्ट्स आपको दे दिए जाएंगे, आपको उसका बताना होगा नाम क्या है। और एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इसकी पूरी वर्किंग ही आ जाए, ठीक है ना। ह्यूमन हर्ट की वर्किंग आप अच्छे से कर लेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो आप अगर याद कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट आएगा हमारा ब्लड प्रेशर। देखो ब्लड प्रेशर, आप ये टॉपिक छोटा सा है
यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो बायो का चैप्टर बड़ा चैप्टर है, तो इसमें हम कुछ छोड़ नहीं सकते, लगभग सभी कुछ इसमें करने वाला है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ चीज़ें कम ज़रूरी हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस बताओ, है ना। प्लेटलेट्स का क्या रोल होता है, ब्लड के बारे में पूरा पूछा जा सकता है कि ब्लड के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और हमारा टिश्यू फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, कौन सा, लिम्फ। अगला जो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में कुछ नहीं करना आपको, 5 मिनट का टॉपिक है ये। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में वो 2 टिश्यूज़ की मदद से होता है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। 9th क्लास में आपने पढ़ा था। मोटा मोटा ये पता होना चाहिए, जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। फ्लोएम क्या करता है, सिर्फ फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में करता है, ये दोनों डायरेक्शन में करता है। तो ये 2 डिफरेंस आपको याद होने चाहिए। एमसीक्यू में भी आ सकता है ये, और थ्योरी की फॉर्म में भी आ सकता है, 1 या 2 नंबर में। इसके बाद आ जाता है हमारा स्टूडेंट्स एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, हमारा रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि भाई एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन याद रखेंगे किडनी। और अगर आ जाए एक्सक्रीटरी यूनिट क्या होती है, तो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको और 2 बातें ध्यान रखनी है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में अगर बात की जाएगी तो इन पार्ट्स के बारे में आपको बताना होगा कि लेफ्ट किडनी है, ऑर्टा है, लेफ्ट यूरिटर है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। और अगर आएगा मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन या मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तो आपको ये पूरा प्रोसेस इसमें लिखना पड़ेगा कि भाई कैसे कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में आपका नेफ्रॉन भी आ जाएगा। ये नेफ्रॉन आपको दिया हुआ है, नेफ्रॉन की वर्किंग कैसे काम करता है और यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और आज इस चैप्टर का लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी। क्या है, कैसे ये काम करती है, आप एक बार गो थ्रू हो जाएं जरूर इससे, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स, इंपॉर्टेंट है। और हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोडक्ट प्रोड्यूस रेगुलेटेड, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अगर हम आए, 4 MCQs जो दिए हुए ये जरूर आप कर लेंगे। 5th क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6th क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें 8th इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 9th भी इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुका है, 10th भी। डबल सर्कुलेशन वही ह्यूमन हार्ट हो गया। और बस ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 7 चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लास्ट ईयर ये चैप्टर डिलीट कर दिया गया था, लेकिन इस साल फिर से वापसी आ गया, तो ध्यान रखेंगे जरूर। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला तो न्यूरॉन का डायग्राम। आपको अपना जो न्यूरॉन है ये या नर्व सेल जो है, इसका डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए। और डायग्राम बनाने का मतलब ये होता है कि लेबल्ड होना चाहिए, ठीक है ना। तो सारे पार्ट्स आप याद कर लें और इसको लिख लेंगे। इसके जो पार्ट्स हैं उनका फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए कि डेंड्राइट का क्या फंक्शन होता है। मतलब कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले वो कहाँ पर आती है, डेंड्राइट पर आती है। और किस फॉर्म में आती है, केमिकल फॉर्म में आती है। फिर उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। हमें पता है जो भी क्विक एक्शंस होते हैं, सडन जितने भी एक्शंस होते हैं जिनके प्रति हम रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और उस रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो पाथ लिया गया, जो रास्ता लिया गया, उसको हम क्या कह देते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कह देते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, 2 से 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपका आ जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। इसके बाद है ह्यूमन ब्रेन। तो देखो ह्यूमन ब्रेन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायग्राम आने के चांस 50% है, आ भी सकता है डायग्राम और नहीं भी आ सकता। दूसरा, आपको ऐसा भी आ सकता है कि डायग्राम आपको दे दिया जाए और उसमें पार्ट्स के नाम पूछे जाए। जैसे ये दे दिया आपको ए, इसको लिख दिया बी, इसको लिख दिया सी, कि बताओ भैया क्या क्या है। तो इसलिए डायग्राम आप जरूर से जरूर देख लें। यहाँ पर आपको तीनों पार्ट्स के फंक्शन अच्छे से पता होना चाहिए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है ना। हिंड ब्रेन का आपको और ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। हिंड ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं हमारे, है ना। 3 पार्ट्स होते हैं, सॉरी, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। तो तीनों का पता होना चाहिए। और इसी तरह से फोर ब्रेन जो था हमारा, फोर ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सेरेब्रम कहते हैं। और उसमें 4 लोब्स होती हैं अलग अलग, उनका अपना अलग अलग काम होता है। तो सब आपने पढ़ा हुआ होगा, वो याद रखेंगे जरूर।
इसके अलावा यहाँ अगर हम आगे बात करें, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा ये थर्ड क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का जो पोस्चर और इक्विलिब्रियम को बैलेंस करता है। तो याद रखेंगे सेरिबेलम। जब भी बैलेंस वर्ड आ जाए तो सेरिबेलम होता है ना, हिंड ब्रेन का पार्ट जो होता है। और बस ठीक है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में अब हम आ जाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में याद रखेंगे कि भाई प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, हार्मोन्स की वजह से होता है, जिनको हम प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। तो इसमें ग्रोथ अलग अलग होती है। आप हार्मोन्स के नाम याद रखेंगे, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। 5 ये हार्मोन्स हैं। इनमें से इथाइलिन क्या होता है हमारा, सिंथेटिक होता है, मैनमेड होता है, जो गैसियस होता है। ठीक है। इसके अलावा इनके मूवमेंट आ जाते हैं जिनको हम ट्रोपिज्म कहते हैं। अलग अलग स्टिमुली के प्रति ये रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपिज्म। तो कौन सा ट्रोपिज्म कब होता है, कैसे होता है, ये आपको पता होना चाहिए, याद रखने वाली बात है ये। तो यहाँ पर आपका इसमें एक ये सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, एक फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है। बाकी तो आप जब याद करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब एनिमल हार्मोन्स के बारे में भी एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कौन सी ग्लैंड कहाँ पर होती है, कौन सी ग्लैंड कहाँ पर होती है और उसमें से हार्मोन कौन सा निकलता है। ठीक है ना। तो 10-11 ग्लैंड्स है टोटल, ये इनको याद रखेंगे जरूर, और इनमें से हार्मोन कौन से निकलते हैं वो याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, जैसे इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, 5 इसमें से हार्मोन्स निकलते हैं। थायराइड ग्लैंड से कौन सा निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है ना। इसके अलावा पैंक्रियास से कौन सा निकलता है हमारा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। एड्रिनल से कौन सा निकलता है हमारा, एड्रिनलिन। ओवरी से कौन सा हार्मोन निकलते हैं, एक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। टेस्टिस से कौन सा निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो हार्मोन्स है इनको जरूर आप याद रखेंगे। पिनियल ग्लैंड से शायद मेलाटोनिन निकलता है। ठीक है। तो ये हार्मोन्स के नाम और काम आपको याद होने चाहिए। जैसे ये दे रखा है ग्रोथ हार्मोन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और क्या काम होता है इसका, ग्रोथ को स्टिमुलेट करना, बढ़ाना ग्रोथ को। ठीक है ना। तो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आयोडाइज्ड सॉल्ट जो होता है, डॉक्टर कहते हैं कि भाई आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए, क्यों कहा जाता है ऐसा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाले, कर लेंगे जरूर इसको। यहाँ पर आप देखेंगे ज़रा, ये 3-4 क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं, ये तो कर ही लेने आप लोगों ने ज़रूरी। यहाँ पर अगर हम आए, फिफ्थ क्वेश्चन शुरू में बता दिया मैंने, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको याद रखना चाहिए। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे, 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन के बाद 12th क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी टॉपिक्स में से मैंने बता ही दिए क्या क्या आपको इसमें से करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा 7 चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। चलिए अब जल्दी से हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8 और 9 दोनों हमें इसमें करने हैं, और तीसरा बचेगा हमारा फिजिक्स, वो हम तीसरी वीडियो में करेंगे। ठीक है ना। तो ये वीडियो देखने के बाद आप थर्ड वीडियो भी देख लेंगे जिसमें फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। और ये मैं मानता हूँ कि अगर आप अच्छे से समझकर पढ़कर तैयारी अगर आपने इसके अकॉर्डिंग शुरू कर दें और उन टॉपिक्स को, क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लें जो बताए जा रहे हैं, तो आपके देखो नंबर बढ़िया आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। आपके नंबर बढ़िया आने ही आने हैं, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन यही आ जाता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉपिंग इन डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको देख लेंगे ज़रूर। यहाँ पर देखो रिप्रोडक्शन के टाइप आपको पता ही है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है। तो एसेक्सुअल को जितने भी तरह का, ये 5-6 तरह का जो आपको दिया हुआ है, ये जरूर याद कर लेंगे, इनकी डेफिनेशन और डायग्राम। ये देखो अमीबा में हो रहा है बाइनरी फिजन, और ये हमारा लेशमेनिया है, इसमें भी आपका बाइनरी फिजन हो रहा है। लेकिन लेशमेनिया में जो होता है ये लॉन्गिट्यूडनल होता है ना, लंबाई में होता है। ये पहले डायग्राम नहीं था बुक में अब की, लेकिन जो लेटेस्ट बुक्स हैं उनमें डायग्राम आ रहा है, तो पूछा जा सकता है ये। इसी तरह से ये मल्टीपल फिजन होता है हमारा किसमें, प्लाज्मोडियम में। फ्रेगमेंटेशन के एग्जांपल आपको याद रखने हैं, रीजनरेशन के एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, बडिंग का आपको याद रखना है। बडिंग डायग्राम से पूछा जाता है कि भाई बताओ ये क्या हो रहा है और किस में हो रहा है। ठीक है ना। तो बड का फॉर्मेशन होता है, बडिंग हाइड्रा में होता है ये, और बडिंग हमारा यीस्ट में भी होता है, ध्यान रखेंगे, जिसको हम चेन बडिंग कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन याद रखना है, नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल होता है, और नेचुरल के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो आपको पता होने चाहिए।
एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्रायोफाइलम की लीव्स होती है, पूछता है इसमें क्या हो रहा है, तो अब याद रखेंगे ये एक एग्जांपल है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। स्पोर फॉर्मेशन ये हमारा फंगस में होता है, राइजोपस में। डायग्राम से पूछा जा सकता है या डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। देखो ये बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये आप इनको छोड़ नहीं सकते, ये आपको करने ही पड़ेंगे, और करोगे तभी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ भाई अगर ये क्वेश्चन आएगा पेपर में तो हम कर लेंगे। इन क्वेश्चंस में अगर हम बात करें तो 4th और 5th कर लेंगे, बाकी तो अपने पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे अगर, तो ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम जरूर प्रैक्टिस कर लें इसकी। डायग्राम या तो ऐसे ही बनाने के लिए पूछा जा सकता है, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर कहेंगे, इसमें आपको सारे पार्ट्स वगैरह पता होने चाहिए, या डायग्राम आपको दे देंगे और ABCD करके आपको पूछा जाएगा। वैसे ज़्यादा चांसेस में ऐसे वाले ही होते हैं कि आपको इनके नाम दे देंगे, भाई ये A पर क्या है, B पर क्या है, C पर क्या है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी छोटी डेफिनेशंस यहाँ पर आएगी, जैसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं, और एग्जाम्पल याद रखने हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिसमें एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, या तो मेल या फीमेल, और बाइसेक्सुअल में क्या होता है, दोनों होते हैं। ठीक है, यहाँ देखो क्योंकि ये बायो है, रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, तो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी बहुत है, डेफिनेशंस बहुत होंगी। पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, है ना। इसके अलावा और भी कई सारी यहाँ पर टर्मिनोलॉजी आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये जो है प्रोसेस जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये 100% कन्फर्म वाला क्वेश्चन है, ये वाला ध्यान रखेंगे इसको जरूर करके जाएं आप, चाहे रट लें चाहे समझ लें, जो मर्जी करें, लेकिन छोड़ के नहीं जाना ये वाला। कई तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। फ्लावर्स में जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है ये उसका डायग्राम है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन इसमें आते हैं चांसेस उसके पूरे पूरे यही होते हैं, ये वाले ABCD वाले। इसमें आपसे ये पूछा जाएगा A पर क्या है, B पर क्या है, C पर क्या है, और आप देखेंगे पिछला कोई भी पेपर आप उठा के देखेंगे या कोई भी मॉडल पेपर उठा कर देंगे, उसमें ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। और थोड़ा सा अगर हाई लेवल की बात करें तो क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाता है, ये डायग्राम आपको बड़ा करके दिखा देंगे, और उसमें आपको ये पूछा जाएगा कि भाई अंदर ये जो सेल्स आपको दे रखी हैं, ये या ये कौन सी सेल होती है, क्या कहते हैं, या इसमें फीमेल गैमेट कौन सा है, तो याद रखेंगे बीच वाला फीमेल गैमेट होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आपका कैसे भी बन सकता है, आप उसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है, इसमें भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये। यहाँ आपसे पूछा जाता है कौन क्या दिखा रहा है, तो याद रखेंगे जो चना होता है उसमें ये दोनों पार्ट जो होते हैं इनको हम कॉटिलेडन कहते हैं, जो फूड स्टोर करते हैं। प्लूमल वाला पार्ट जो होता है वो फ्यूचर शूट होता है, जब पौधा निकलेगा तो उसका तना यहाँ से निकलता है। और रेडिकल वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट जो होता है इसको हम रूट कहते हैं, फ्यूचर रूट। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन। तो देखो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से पढ़ लेंगे, और इसमें आप सिर्फ NCERT से पढ़ लें, काफ़ी है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम इसका देख लेंगे, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, बनाने के लिए नहीं आएगा लेकिन डायग्राम इसका, ठीक है ना, यहाँ तक वो पढ़ लेंगे। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बल्कि ये भी 100% कन्फर्म वाला क्वेश्चन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ये जरूर करके जाए, याद कर लें इसको अच्छे से लेबलिंग करते हुए में। ठीक है, ज़्यादातर इसके भी क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं ABCD करके, ये पूछा जाएगा A पर क्या है, B पर क्या है, C पार्ट जो है उसको क्या कहते हैं, D पार्ट को क्या कहते हैं। तो डायग्राम अगर अच्छे से आपको याद होगा तो आप अपना इसका जवाब दे पाओगे। बाकी डेफिनेशंस इसमें कई सारी हैं, अगर आपने पढ़ी होगी, याद रखी होगी, तो आप आराम से उसका जवाब दे पाएंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मेथड आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई कौन कौन से मेथड हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, तो याद रखेंगे आप बर्थ कंट्रोल मेथड्स हमारे कौन कौन से होते हैं। एक होता है बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, ठीक है, और एक होता है हमारा IUCD। तो ये 3-4 मेथड आप याद रखेंगे। IUCD की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। एक फुल फॉर्म यहाँ पर आती है STD की, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। एक फुल फॉर्म आती है यहाँ पर एड्स की, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक यहाँ पर फुल फॉर्म आती है किसकी, HIV की, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस।
मैं थोड़ा फास्ट आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको पता चल सकें, ठीक है ना। आपको अगर फास्ट लग रहा हो तो वीडियो को आप स्लो करके भी देख सकते हैं। क्वेश्चंस के बारे में अगर हम बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों क्वेश्चन आप ज़रूर कर लें। यहाँ पर अगर हम आए तो देखो एमसीक्यूज तो कर लेंगे आप ज़रूर। फोर्थ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सिक्स्थ भी इंपॉर्टेंट है, सेवन्थ भी है, एट्थ भी है, बस इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अब हम नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइन्थ चैप्टर हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन लास्ट चैप्टर है और लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, डेफिनेशन छोटी छोटी याद रख लेंगे। हेरिडिटी क्या होती है पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम देखेंगे मेंडल के पी प्लांट एक्सपेरिमेंट है। दो तरह के यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है जिसमें एक सिंगल कैरेक्टर या सिंगल ट्रेट लिया जाता है, और एक होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस जिसमें दोनों लिए जाते हैं। तो ये इसकी प्रैक्टिस आप बना के करेंगे, ठीक है ना। आप ऐसे अगर याद करोगे आपको समझ में नहीं आ पाएगा, भूल जाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कैसे ये किया जाता है। इसी तरह से डाईहाइब्रिड क्रॉस है, यहाँ पर रेशो आपको दोनों में याद रखने हैं, जीनोटाइपिक रेशो कितना है और फिनोटाइपिक रेशो कितना है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सेक्स डिटर्मिनेशन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है और बच्चा जो होगा वो लड़का होगा या लड़की, वो हमें यहाँ से पता चलता है। इसके बाद हम बात करते हैं इवोल्यूशन के बारे में। तो देखो इवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है मेरे ख्याल से ये कट चुका था आपका, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, हमें इतना ही ये करना है। और अगर आएगा भी ये टॉपिक तो इसमें ये एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में हम बात कर सकते हैं। बस इतना ही आपको इसमें करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने आज बायो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और क्वेश्चंस के बारे में बात करी है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर आप प्रेस कर दें। आपके पेपर से पहले कई सारी वीडियोस इस चैनल पर डाली जाएगी जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू सो मच।